हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरस सारथी। आज हम पढ़ेंगे पॉश एक्ट में लेक्चर थर्ड, और लेक्चर थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। देखो, आज हम लेक्चर थर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे, साथ ही साथ कौन कौन सी कमिटीज है इस पॉश एक्ट में वो देखेंगे। अब हम बिफोर वी गो टू द कमिटीज एंड डेफिनेशन, मैं आपको नोट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। इफ़ यू आर क्रैकिंग राजस्थान जुडिशरी, अगर आपको सपना है आपको राजस्थान जज बनना है और राजस्थान जुडिशरी को क्रैक करना है, देन जस्ट बाय अवर नोट्स। हमारे नोट्स में क्या क्या की एलिमेंट्स है आइए मैं बताती हूँ। आपको आंसर राइटिंग फ्रेम मिलेगी, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और सबसे अच्छी बात है कि ये नोट्स आपको हिंदी में भी मिलेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश में भी मिलेंगे। प्लस ये प्री और मेंस दोनों की एक ही साथ तैयारी करवाता है। साथ ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीज लॉ भी एडिड है। सो इफ़ यू वांट टू बाय द नोट्स, जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन बिलो नंबर। ठीक है, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप हमें अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ ये कांटेक्ट नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं पॉश एक्ट में डेफिनेशंस और कमिटीज़। पॉश एक्ट में डेफिनेशंस और कमिटीज़ देखने से पहले मैं आपको बता दूं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट को पूरा क्या नाम दिया गया है? द सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। ठीक है, इसका सेकंड क्लॉज बोलता है कि ये जो एक्ट है ना, आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल। थर्ड क्लॉज में क्या होता है कि ये जो फोर्स में कब आएगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी, तब ये जो एक्ट फोर्स में आएगा। अब जैसे अगर हम देख ले BNS, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया ना कि ये एक्ट तब से एनफोर्स होंगे, उसी तरीके से हर एक्ट अपना बताता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तभी वो एक्ट फोर्स में आया है। अब देखो, एग्रीव वुमेन क्या होता है? एग्रीव वुमेन, आज हम पढ़ेंगे एग्रीव वुमेन की डेफिनेशन। देख, पूरा जो पॉश एक्ट है ना, वो इस एग्रीव वुमेन के लिए ही बना है। अब एग्रीव वुमेन है कौन? देखो, एग्रीव वुमेन का मतलब होता है, सबसे पहले ना एग्रीव का मतलब देख, एग्रीव मतलब वो जो कि परेशान हो चुकी है, मतलब जो पीड़ित है, दैट विल कम अंडर द एग्रीव। अब एग्रीव वुमेन में क्या बोला गया? देखो, इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, जैसे कि हमको पता है कि पूरा पॉश एक्ट एक वर्क प्लेस के लिए ही बना गया है। तो इन रिलेशन टू वर्क प्लेस, ए वुमेन मतलब कोई भी वुमेन किसी भी एज की, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या नहीं हो। अब एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, उससे मतलब है कि फिर वो चाहे स्टूडेंट हो या आपकी वर्क प्लेस पे कोई विजिट कर रहा है, अगर वो सेक्शुअल हरासमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, दैट विल ऑल्सो कम अंडर द एग्रीव वुमेन हु एल्स टू हैव बीन सब्जेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट बाय द रेस्पोंडेंट। अब ये रेस्पोंडेंट कौन है? रेस्पोंडेंट वो पर्सन होगा जो कि 2M ऑफ द पॉश एक्ट में बताया गया। देखो, सीधी सी बात है, रेस्पोंडेंट वो होगा जो हमारे साथ हमको मॉलेस्ट कर रहा है, हमको सेक्शुअली हरास कर रहा है, वो रेस्पोंडेंट में आएगा। अब इसमें एम्प्लॉयर भी आ सकता है, अगर एम्प्लॉयर आपके साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, दैट विल ऑल्सो कम अंडर द रेस्पोंडेंट। ठीक है, दूसरा क्या बोला? इन रिलेशन टू अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस ऑफ वुमेन ऑफ एनी एज, मतलब जो ड्वेलिंग प्लेस है, अगर कोई महिला किसी के घर पे काम कर रही है, कोई भी एज की महिला जिसको एम्प्लॉय किया गया है, वो भी सेक्शुअली हरास होती है, तो वो भी इस डेफिनेशन के अंदर आएगी। अब देखो, ये जो ड्वेलिंग प्लेस है ना, ये जो सेकंड क्लॉज है ना, अगर हम इसको डोमेस्टिक वर्कर के साथ पढ़ते हैं, तो ये जो आपका सेकंड वाला लाइन है ना, ये मोर क्लियर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन। देखो, डोमेस्टिक वर्कर में क्या होती है? वो महिला जो किसी के घर पे काम करती है। अब किसी के घर पे काम करती है तो बट ऑब्वियस है उसको कुछ तो मिलता होगा, पैसा मिलता होगा, या पैसे के बदले में कोई और चीज़ मिलती होगी। ठीक है, तो मीन अ वुमेन हु इज एम्प्लॉयड टू, ऐसी महिला जो हाउस होल्ड काम करने के लिए जाती है, उसके बदले में उसको रिम्यूनरेशन मिलता है। रिम्यूनरेशन में क्या मिलता है? या तो उसको कैश मिलता है, या किसी काइंड के लिए, कुछ कोई थिंग के लिए वो काम कर रही है। ठीक है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू बाय द एजेंसी, या तो वो डायरेक्टली लगी है या किसी एजेंसी के थ्रू लगी है। ठीक है, ऑन ए टेम्प्रेरी परमानेंट, या तो वो टेम्प्रेरी पर्पस के लिए लगी है या परमानेंट पर्पस के लिए लगी है। ठीक है, परमानेंट पर्पस के लिए लगी है, पार्ट टाइम में लगी है, फुल टाइम में लगी है, बट ऐसी कोई मेंबर इंक्लूड नहीं होता है जो एम्प्लॉयर की फैमिली से रिलेटेड। इसलिए इन्होंने लास्ट में बेसिकली क्लियर कर दिया, मतलब मोर क्लियर कर दिया कि डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर की फैमिली का कोई भी मेंबर इस डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो
जब भी हम डेफिनेशन एग्री वुमेन की पढ़ते हैं ना, तो उसके सेकंड क्लॉज के साथ हमें डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन पढ़ना चाहिए, ताकि जो उसका सेकंड क्लॉज है हमें मोर क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो, इस एक्ट में 2F और 2G दो पता था, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। देखो, एम्प्लॉयर कौन होता है? हेड ऑफ द वर्क प्लेस। अगर हम सीधी सी बात जाने तो एम्प्लॉय इज द हेड ऑफ द वर्क प्लेस। एम्प्लॉय कौन? उसके अंडर में हम काम कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय अ पर्सन जो वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय। अब जैसे डोमेस्टिक वर्कर है ना, सेम डेफिनेशन एम्प्लॉय की भी है। इसमें ये भी बता दिया है साथ ही साथ कि एम्प्लॉय में कौन कौन हो सकता है। कोवर्कर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो सकते हैं, प्रोबेशनर हो सकते हैं, ट्रेनी हो सकते हैं, अप्रेंटिस हो सकते हैं, और भी सच अदर पर्सन हो सकते हैं। अब देखो, इसमें भी सेम चीज़ बोली, या तो वो डायरेक्टली लगा है या किसी एजेंट के थ्रू लगा है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी आएगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉय, रिम्यूनरेशन या किसी वॉलंटरी बेसिस पे आप काम कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? एम्प्लॉय हो गया। मतलब इन दोनों डेफिनेशन में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। सेम चीज़, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि फर्स्ट वाला क्लॉज है ना, एग्री वुमेन का, अगर हम इसको एम्प्लॉय के साथ पढ़े तो भी आपका जो माइंडसेट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और डोमेस्टिक वर्कर के साथ हम एग्री वुमेन का सेकंड क्लॉज पढ़ेंगे। अब आता है रेस्पोंडेंट। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि एग्री वुमेन जो है वो सेक्सुअली हरास हो रही है बाय कौन से पर्सन के द्वारा? तो बाय द रेस्पोंडेंट। अब रेस्पोंडेंट कौन होगा? वह एम्प्लॉयर भी हो सकता है या एम्प्लॉय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट वोम द एग्रीवन वुमेन, मतलब ऐसा पर्सन जिसके खिलाफ जो एग्रीड वुमेन है ना, जो 2A वाली महिला है ना, उनने कंप्लेन फाइल करी। और कंप्लेन कहाँ फाइल करी? अंडर द सेक्शन 9 ऑफ द पॉश एक्ट, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 3। देखो, मैंने जो पुराना वीडियो ना उसमें सेक्सुअली हरासमेंट के साथ में आपको पूरी डेफिनेशन बताई थी कि इस पूरे पॉश एक्ट में सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। दूसरा पार्ट हम कहाँ से लेते हैं? सेक्शन 3 के क्लॉज 2 से, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन सेक्शन 3 का क्लॉज 1 क्या बोलता है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, कि कोई भी वुमेन है वो सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार किसी वर्क प्लेस पे नहीं हो सकती है, ठीक है। और सेकंड क्लॉज अगर आपको देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे चले जाइए, ठीक। अब हम देखेंगे 2 कमेटी। देखो, पूरे पॉश एक्ट में यहाँ पे 2 कमेटी बताइए। फिर बोला कि अगर 2 कमेटी एक्शन नहीं लेती ना, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे। लेकिन उससे पहले आपको किसके पास जाना है? इंटरनल कंप्लेन कमेटी और लोकल कमेटी के पास जाना है। सेक्शन 4 जो है ना, वो बोलता है कि इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनेगी कैसे। देखो, डेफिनेशन क्लॉज का 2H बोलता है कि इंटरनल कमेटी है ना, वो कैसे बनेगी? वो कमेटी होगी जो कि सेक्शन 4 कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इतना सी बात डेफिनेशन क्लॉज बोल देता है और डेफिनेशन खत्म कर देता है। अब सेक्शन 4 को देख लेते हैं कि सेक्शन 4 क्या बोलता है। सेक्शन 4 ये बोलता है कि हर एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपनी वर्क प्लेस पे एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाए। अब देखिए, इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाई तो कमेटी बिना मेंबर के तो बन नहीं सकती। तो अब उस कमेटी में मेंबर कौन होंगे? आइए हम जानते हैं। देखो, इस कमेटी में एक चेयरमैन होगा, ठीक है, एक चेयरपर्सन होगा। उस चेयरपर्सन कौन होगी? वो चेयरपर्सन एक वुमेन होगी, और उस वुमेन को क्या बोला जाएगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। वुमेन वर्किंग, वो महिला होगी चेयरपर्सन जो उस वर्क प्लेस पे सीनियर लेवल पे काम करती है। इफ नॉट अवेलेबल देन द नॉमिनेटेड, अगर उस वर्क प्लेस पे वो महिला अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी अदर वर्क प्लेस से भी उसे नॉमिनेट कर सकते हो। जैसे अगर आपके एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो आप उस ब्रांच से भी हायर कर सकते हो, मतलब उस ब्रांच से भी आप ले सकते हो कौन सी महिला को? जो सीनियर लेवल पे है और जिसको थोड़ा सा वर्क प्लेस पे सेम एम्प्लॉयर है, ठीक है। आप उस वर्क प्लेस से भी ले सकते हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सपोज एक शॉप है, आपकी ही शॉप की बहुत सारी ब्रांचेस है और आपकी शॉप पे कोई सीनियर लेवल नहीं है, तो आपकी जो सेम ब्रांच है आप क्या कर सकते हो? उससे एक महिला को ले सकते हो जो कि सीनियर लेवल की है और उसको चेयरपर्सन बना सकते हो। देखो क्या बोलता है, वुमेन वर्किंग एट द सीनियर लेवल एज एन एम्प्लॉय इफ नॉट अवेलेबल देन नॉमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम अदर ऑफिस और वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर। मतलब उसी एम्प्लॉयर की शॉप की अदर ब्रांचेस होगी, आप वहाँ से भी ले सकते हो। दूसरा क्या बोला? 2 मेंबर्स, ठीक है। पहला तो इन्होंने बता दिया कि कौन मेंबर होगा? चेयरपर्सन होगा, और चेयरपर्सन कौन होगा? जो भी सीनियर महिला होगी। फिर क्या बोलते हैं कि मिनिमम आपको 2 मेंबर रखने हैं। किसमें से 2 मेंबर रखने? जो वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज है ना, उन्हीं में से आपको 2 मेंबर लेने हैं, ठीक है। जो थोड़ी सी लीगल जानकारी रखते हो, उनको थोड़ा सा सोशल वर्क का एक्सपीरियंस हो, जो महिला की समस्या को समझ सकते हैं। फिर बोला कि एक मेंबर आपको NGO से लेना है, ठीक है, या किसी एसोसिएशन से लेना
जो फैमिलियर हो किस इशू से, सेक्सुअल हरासमेंट की इशू से थोड़ी फैमिलियर हो, वुमेन की समस्याओं को समझ सकती हो। देखो, एम्प्लॉयर चाहे तो इसको सैलरी भी प्रोवाइड कर सकता है। इनको सैलरी मतलब जो आप एनजीओ से जो वुमेन को रख रहे हो ना, उनको आप सैलरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर क्या बोला कि अमंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये बोला कि जितने भी आपने कमेटी बनाई है ना, इनमें से 1/2 जो है वो वुमेन होना चाहिए। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी। अमंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द कमेटी एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। जिनको आप नॉमिनेट कर रहे हो वो कौन होना चाहिए? वुमेन होना चाहिए। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन? वो चेयरपर्सन। एवरी मेंबर ऑफ इंटरनल कमेटी कितने साल के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे? 3 साल के लिए। सेक्शन बोलता है कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो ये मेंबर्स है ना, इनको निकाला भी जा सकता है। मतलब आपको पावर तो दे रहे हैं, लेकिन आपके पावर को हम छीन भी सकते हैं। कब छीनेंगे? देखो, ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, अगर सेक्शन 16 के कोई भी प्रोविजन का वो उल्लंघन करता है, तब उनको कन्विक्ट किया गया है किसी ऑफेंस के लिए और उसकी इंक्वायरी पेंडिंग है, ठीक है। आप गिल्टी हो, एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला रहे हो, ठीक है, एक डिसिप्लिनरी कमेटी चला रहे हो, उसके अंदर आप गिल्टी पाते हो, तो भी क्या होगा? आप जो है इस कमेटी से निकाल दिए जाओगे। फिर अब्यूज द पोजीशन प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब आप लोक हित के लिए काम कर रहे हो और अब उसमें आपका पावर जो है आप मिसयूज कर रहे हो, तो भी आप इस कमेटी से निकाले जाओगे। तो ये तो थी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो कौन बताता है? सेक्शन 4 बताता है। अब हम देखेंगे लोकल कमेटी। अब लोकल कमेटी बताती है सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7। देखो, सेक्शन 5 बोलता है नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। देखो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, वो क्या बनाएगी? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएगी। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन कौन हो सकता है, कौन कौन बन सकता है? देखो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन कौन बन सकता है, ये बात बोलिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर। मतलब ये 4 जन जो है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो इन चारों में से किसी को भी क्या बना सकती है? डीओ बना सकती है। डीओ मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना सकती है। किस पर्पस के लिए बना सकती है? हर एक डिस्ट्रिक्ट में बना सकती है टू एक्सरसाइज द पावर फंक्शन अंडर दिस एक्ट। और किस पर्पस के लिए बना सकती है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लोकल कमिटी, ठीक है। तो सेक्शन 5 क्लियर बोल देता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएगी। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किन किन को बना सकती है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर। अब सेक्शन 6 बोलता है, जैसे कि सेक्शन 4 बोल रहा था ना कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन करना है, कॉन्स्टिट्यूट करना है, किसको करना है? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को। तो अब आपको कॉन्स्टिट्यूट करना है लोकल कमेटी। और लोकल कमेटी का ज्यूरिडिक्शन क्या होगा? देखो, हर एक पोजीशन और पावर का अपना एक एरिया होता है, अपना एक ज्यूरिडिक्शन होता है, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हो, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, ठीक है, आप उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, तो आपका जो पावर है ना वो पूरे उज्जैन तक ही चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम उज्जैन इंदौर में आके पावर एनफोर्स करोगे, ठीक। उसी तरह हर एक कमेटी, अगर यहाँ पे हम लोकल कमेटी बना रहे हैं ना, तो उसका भी ज्यूरिडिक्शन उस डिस्ट्रिक्ट तक ही होगा जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए वो डीओ बनाए गए हैं, ठीक है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू कॉन्स्टिट्यूट एवरी डिस्ट्रिक्ट और कमिटी टू बी नोन एज। ये बोला कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कमेटी बनाएगा और उस कमेटी का नाम क्या होगा? लोकल कमेटी। द कमिटी विल हियर, जो कमेटी है ना वो कंप्लेन सुनेगी। कौन सी कंप्लेन सुनेगी? सेक्शन हरासमेंट से रिलेटेड, ठीक है। कब सुनेगी? जब जहाँ पे इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनी है ना, वहाँ पे लेस देन 10 वर्कर है, तो वहाँ पे इंटरनल कंप्लेन कमेटी तो बन ही नहीं सकती, तो इसलिए वहाँ पे इंटरनल कंप्लेन कमेटी नहीं। तो कौन सुनेगा कंप्लेन? लोकल कमेटी सुनेगी, ठीक है। अगर कंप्लेंट एम्प्लॉयर के खिलाफ है तो क्या इंटरनल कंप्लेन कमेटी डील करेगी? नहीं। उन्होंने तो क्लियर बोल दिया ना कि अगर एम्प्लॉयर के खिलाफ कंप्लेन है ना तो आपको लोकल कमेटी के पास जाना पड़ेगा। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विल ऑल्सो डेजिग्नेट अ नोडल ऑफिसर। अब उन्होंने क्लियर बोल दिया कि जो डीओ साहब है ना, यही नोडल ऑफिसर भी रहेंगे। कब? जब ये कंप्लेन रिसीव करेंगे और विद इन द पीरियड ऑफ 7 डेज में इनको कंप्लेन रिसीव करनी पड़ेगी। तो ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी जो है ना वो कहाँ तक एक्सटेंड होगा? देखो, क्लियर बोल दिया, शैल एक्सटेंड टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब उसी पर्टिकुलर एरिया, उसी डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर एरिया में इनका ज्यूरिडिक्शन जहाँ के लिए वो अपॉइंट किए गए हैं। अब देखो, जैसे हमने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उनका जो टेन्योर होगा ना 3 साल की होगा, और अगर अपने वो पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे ना तो उनको निकाल दिया जाएगा। यही बात सेक्शन 7 लोकल कमेटी के लिए बोलती है। देखो, लोकल कमेटी में कौन होगा? चेयरपर्सन होगा, इसको भी सेम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेंगे।
नॉमिनेटेड अमंगेस्ट द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, किसमें से नॉमिनेट करेंगे? ऐसी एमिनेंट वुमेन जो सोशल वर्क और कॉज ऑफ वुमेन से डील करती हो, मतलब जो महिला के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखती हो, जो सोशल वर्क में अच्छी खासी उनकी पोजीशन है, तो उनको नॉमिनेट कर लेंगे। एक मेंबर होगा द वुमेन वर्किंग इन द ब्लॉक। एक मेंबर वो होगा जो वुमेन वर्क कर रही है किसी ब्लॉक, किसी तालुका और किसी तहसील या वार्ड एंड म्यूनसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इनमें अगर कहीं वर्क कर रही है तो उनमें से जो है एक मेंबर नॉमिनेट करेगा। अब ये नॉमिनेट कौन करेगा? डीओ साहब। ठीक है, दो मेंबर कौन होंगे? दो मेंबर सी, उसमें से एक मेंबर हम एनजीओ से ले रहे थे, यहाँ पे दो मेंबर ले रहे हैं। नॉमिनेटेड फ्रॉम द एनजीओ एसोसिएशन, और जो पर्सन है फैमिलियर है वुमेन की इश्यूज के साथ, अगर सेक्शुअल हरासमेंट की इश्यूज के साथ वो डील कर सकते हैं, तो एक जो है वो वुमेन होगी, एटलीस्ट वन मस्ट बी वुमेन। फिर एक चाहे तो मैन भी चलेगा, एटलीस्ट वन मस्ट हैव द, और इन दोनों में से किसी एक को लीगल लॉ और लॉ का नॉलेज होना चाहिए। लॉ और लीगल दोनों चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, प्लस वो वुमेन की इश्यूज के साथ फैमिलियर भी हो। अब देखो, सेम चीज़ बोली गई है एक्स ऑफिशियो मेंबर। इसमें एक और मेंबर आ जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर वो होता है जो अब पद पे नहीं है, मतलब पहले तो वो वर्किंग था लेकिन अब वो वर्क नहीं करते। द कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद द सोशल वेलफेयर, ऐसा ऑफिसर जो किससे डील कर रहा है? सोशल वेलफेयर और वुमेन्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहा हो इन द डिस्ट्रिक्ट, तो वो भी एक मेंबर रहेंगे। यानी कि यहाँ पे कितने मेंबर है? आइए फिर से देखते हैं। एक चेयरपर्सन, एक मेंबर, दो मेंबर एनजीओ से और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर ऑफ लोकल ऑफिटी, जो चेयरपर्सन है और हर एक मेंबर जो है लोकल कमेटी के, वो कितने साल के लिए ऑफिस अपना पदभार संभालेंगे? तो कितने साल के लिए संभालेंगे? नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, मतलब 3 साल तक ही संभाल सकते, 3 साल से ज़्यादा नहीं। अब इनको भी रिमूव किया जाता है। कैसे? अगर ये कोई कॉन्ट्रोवेंस करते, कोई किसी प्रोविजन का कोई उल्लंघन करते हैं। सेम चीज, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस और इंक्वायरी पेंडिंग, गिल्टी ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड अब्यूज ऑफ प्रीजुडिशियल इंटरेस्ट पोजीशन। आप पद पर रहते हैं, किसी चीज का गलत मिसयूज कर रहे हैं। So this is all about the definitions and the committees. In the next video, we will discuss about the complaint and the inquiry. अब देखिए, आपको मैंने नोट्स की जानकारी सबसे पहले दी थी। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो कैसे बाय करोगे? देखो, मैं आपको बताती हूँ। इन द जुरिस सारथी हम आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। ठीक है, जो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है ना, वो दोनों के लिए, मध्य प्रदेश जुडिशरी के लिए भी है और राजस्थान जुडिशरी के लिए। इसमें सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये, अगर आप राजस्थान और मध्य प्रदेश साथ में बाय करते हैं तो ये पूरे नोट्स 23 बुकलेट्स के साथ प्लस फ्री हिंदी बुक, फ्री इंग्लिश बुक के साथ, फ्री डिलीवरी के साथ आपको 3000 में पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ राजस्थान बाय कर रहे हैं तो ये आपको पड़ेंगे जस्ट 2499 के, एंड इफ यू आर बाइंग ऑफ मध्य प्रदेश 2199। सो hurry up and just buy the notes if you are cracking Rajasthan and AP Judiciary. Thank you.